Hi everyone, welcome to Econiti. So आज आज सेकंड सेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स PYQ सेशन एंड इन दिस वीडियो हम सारे दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड मेक श्योर आपने कल की क्लास देखी होगी बिकॉज कल की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आई मीन जून 25 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है। और आज की सेशन में मैं दिसंबर वी ट्राई टू कवर अप एज मैनी एज कैन। तो आज की सेशन में एक चीज नया है, मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक चीट नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं एंड मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगी कि आप अगर PYQs कर रहे हो तो चीट नोट्स भी कैसे उससे बनाए जा सकते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। मैंने अपनी प्रिपरेशंस जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने अपने जो भी मैं टॉपिक पढ़ती थी तो उससे रिलेटेड मैं टॉपिक पढ़ने के बाद लास्ट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी एज अ शॉर्ट नोट्स बनाते गई मैं, जो कि मुझे एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा एंड आई थॉट आपको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो एज यू सी दैट कि हमने 10th ऑफ नवंबर को अपना फर्स्ट सेशन कर लिया है एंड टुडे इज 11th नवंबर जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड सेशन कर रहे हैं एंड 15th ऑफ नवंबर को माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स किया जाएगा बाय द मानवी मैम आपकी क्लास लेंगी एंड मेक श्योर आप ये सारे डेट्स को अपने फोन में पिन कर लो ताकि आगे चल के कोई भी सेशन हो तो आपको आप इसको कैपेबल हो देखने के लिए, राइट? आप इसको देख सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को करते हैं। मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स को ये सारे वीडियो शेयर करो एंड जुड़ो हमसे। व्हाट वी हैव, जितना हमारे पास है, वी कैन प्रोवाइड एज मैनी एज आई हैव। सो लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके जून 2025 के हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो देखने से पहले कल की क्लास आप देखे होंगे बिकॉज कल की क्लास में मैंने ये सारे कंसेप्ट को बहुत ही थॉरली पढ़ाया था। कुछ आज की क्लास में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कल की क्लास से ही लिए गए हैं, सो मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। तो मेक श्योर आपने कल की वीडियोस देखी होगी। सो एवरी टाइम वी सी दैट कि हर साल हर पेपर में यूजीसी नेट के 10 to 15 क्वेश्चन आपके माइक्रो के आ रहे हैं। तो अगर आप 2 से 3 साल के भी पेपर को बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ लोगे ना तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर। सो हमें कहाँ से कर रहा था? ओके, okay, where we have to start from? Second, we have to do June 2024. Sorry, December 2024. Yes, get it. So let's start. अब पहले आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मतलब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड आप आंसर्स को खुद एनालाइज करना एंड आंसर देना एंड देन मैच विथ माय एक्सप्लेनेशन. So in the presence of externalities, Coase theorem argue. कल की क्लास में कोस थ्योरम मैंने बताया था कि कोस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी राइट्स को मैंने वेल डिफाइन कर दिया, अगर प्रॉपर्टी दो पार्टीज मिल करके एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपके मार्केट में किसी भी प्रकार की एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो एफिशिएंट मार्केट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी राइट्स ये सारी चीजों को वेल डिफाइन कर लिया। तो यही कोस थ्योरम है। तो सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सोशल ऑप्टिमम कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में बात नहीं है। Social optimum can be attained by mutual agreement between the private parties. Yes, agreement between the private parties. इसके बाद तो कुछ जाने ही नहीं है ना। इनकम इफेक्ट बिल्कुल मतलब ये उल जुलूल सा ऑप्शन है। इनकम इफेक्ट कहाँ आता है कोस थ्योरम में? प्रॉपर्टी राइट कैन नॉट, नो, प्रॉपर्टी राइट कैन डिफाइंड बाय कोई भी प्रॉपर्टी राइट, मतलब दोनों पार्टीज द्वारा प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दी जाती है।
सो लेट्स मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कोस थ्योरम का, वो आप देख लेना. नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. ओके, सो इसको करते हैं, बहुत सिंपल है. होमोजेनिटी पहला क्या करना है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी चेक करना है. ओके, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा. It exhibits constant return to scale. Marginal product of factor equals to average product of factor. अब चेक करते हैं, कोई बात नहीं. अगर हमारा ये क्या है, ये कॉप डगलस प्रोडक्शन है. Q इज अ फंक्शन ऑफ A K अल्फा L बीटा. अब होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजेनिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लेबर और कैपिटल को किसी एक फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर से स्केल अप करेंगे. अगर वो फैक्टर आउट हो जा रहा है, फैक्टर आउट हो जा रहा है, तो क्या है, होमोजीनियस है. लेट्स चेक. हमने क्या किया, लेट के इक्वल्स टू लैम्डा के, एल इक्वल्स टू लैम्डा एल. मैंने लेबर एंड कैपिटल दोनों लैम्डा से स्केल अप कर दिया. देन लैम्डा के अल्फा ओके अल्फा प्लस बीटा के लैम्डा एल बीटा. ओके, देन मुझे ये समझ में आ रहा है, फैक्टर आउट तो हो गया, बट इसकी हो अल्फा प्लस बीटा फैक्टर आउट तो हो गया, बट क्या इसका होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1 है, वी कैन नॉट से दैट. ये 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है. अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये IRS एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इक्वल्स टू 1 है तो ये इक्वल्स CRS एग्जिबिट कर रहा है. लेस देन 1 है यानी कि DRS एग्जिबिट कर रहा है. तो ये वाला जो फंक्शन है, होमोजेनियस डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1. नो, वी कैन नॉट से दैट. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा. लेट्स चेक आउटपुट इलास्टिसिटी. व्हाट इज आउटपुट इलास्टिसिटी, क्या होता है आउटपुट इलास्टिसिटी, यानी कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है. लेट्स डिफरेंशिएट, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. dq बाई dl, एल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एल के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएट. then it comes out to be a k alpha beta l beta minus 1 a k alpha beta l beta upon l. हम इसको लिख सकते हैं a k नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं बीटा q बाई l, राइट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाला है हमने. ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू k, डिफरेंशिएट किया k के रेस्पेक्ट में, देन a अल्फा k अल्फा माइनस 1 b l बीटा, दैट कम्स आउट टू बी अल्फा q बाई k. मैंने एक स्टेप इसमें से स्किप कर दिया. ओके, अब आपको क्या देखना है, आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा. ये तो मतलब इसके पावर ही तो है, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, यस इट इज अल्फा. आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल. तो अगर इसको कैसे हम कर सकते हैं, यानी आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, यानी dq बाई dl, सॉरी dq बाई dk मल्टीप्लाइड बाई k बाई q. और dq बाई dk क्या है हमारा, ये है अल्फा q बाई, सॉरी यहाँ पे k होगा q बाई k अपॉन q, कैंसल आउट हो गया, यानी कि बच क्या रहा है, अल्फा. यस, तो दिस इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. Now it exhibit constant. No, no, we cannot say that. IRS भी है, DRS भी है और CRS भी हो सकता है. Second, marginal product of factor equals to average product of factor. No, no, ये नहीं होता है. अगर ये बराबर हो जाएगा, ये कॉप डगलस
कॉप डगलस में ना ये हमेशा हमेशा इस लेस देन, ये सारे जो पावर होते हैं अगर ये इक्वल हो गया, ये सारे पावर लेस देन 1 होते हैं, राइट। अगर ये पावर इसके इक्वल हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और इक्वल्स टू करके देखना, नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the example given below. Okay. If a professor assign only letter grades to exam, we know that a student who receive a grade of 8 did better than student who receive B. Okay, ये तो रैंक कर रहा है ना, ये तो रैंक कर रहा है, बेटर कर रहा है बी से और बी बेटर कर रहा है सी से, तो ये रैंक कर रहा है। और रैंक हम किस में करते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनली मेजर करते हैं, तो ये ना तो मार्शलियन है, ना तो रिवील है, ना तो स्लट्सकी है, राइट। इंडिफरेंस कर्व में ही हम इसको रैंक करते हैं। तो शायद मैंने इसमें, हाँ यस, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, यू कैन रीड इट जब ये आपको पीडीएफ मिलेगा। नाउ फाइंड आउट द अल्टरनेटिव Skitovisky double criteria, okay, does not require, no, does not नहीं, does require the fulfillment of Calder and Hicks welfare. Calder Hicks welfare क्या होता है, Calder बोलता है गेनर पॉइंट ऑफ व्यू से, Hicks बोलता है लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि अगर आप, मतलब इसका कहने का, Calder क्या कहता है कि अगर आपके पास इतना प्रॉफिट है, वेलफेयर इंप्रूव तब होगा जब जो गेनर है वो, जो लॉस हो रहा है जिसको, उसको पेमेंट कर, उसको मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उसको गेन हो रहा है, राइट। अगर ए है, ए और बी है, इसको लॉस बियर हो रहा है और इसको गेन बियर हो रहा है, राइट। और इसने क्या किया कि स्टिल कुछ अपना जो गेन है इसको दे दिया, और इसको देने के बाद भी ए गेन कर रहा है, तो ये कैल्डर ने बोला था, ठीक है। ये कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया बोल रहा है कि अगर ए बी दोनों में कोई वेल, तभी जा करके इन दोनों का मिल करके वेलफेयर इंप्रूव होता है, वेलफेयर इंप्रूव होगा, राइट। सो हमें क्या पता करना है, सॉरी, हमें क्या यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैल्डर आपका गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, एंड हिक्स आपका लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉस जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों कंपनसेशन क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होनी चाहिए स्कीटोविस्की के लिए। तो स्कीटोविस्की बोलते हैं कि कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए, बाद में रिवर्सल टेस्ट भी फुलफिलमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो भी फुलफिलमेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने जैसे दिया, लिखा है कि द कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया जज वेलफेयर इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन पोटेंशियल कंपनसेशन। कैल्डर क्राइटेरिया स्टेट्स दैट मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी डिजायरेबल हो जाएगा इफ द विनर, विनर इंपॉर्टेंट है, if the winner could hypothetically compensate the loser and still remain better off, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के बाद भी वो गेन हो रहा है, तो ये कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया बोलता है। और इसी का रिवर्सल आपका ये स्कीटोविस्की बोलता है कि अगर ये पैराडॉक्स है, ठीक है। अगर आपको कैल्डर हिक्स, स्कीटोविस्की क्राइटेरिया है कि आपको दोनों कैल्डर एंड हिक्स एंड इसका रिवर्सल दोनों आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। सो इसका कुछ मैंने राइट अप दिया है, यू कैन सी इट। नाउ Walras law state if n-1 market are in equilibrium, then we can get equilibrium prices in nth market. अगर ये यही बोलता है ना कि वॉलरस ये कहता है कि अगर कोई 3 मार्केट है या फिर n मार्केट है, वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस n-1 मार्केट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसका कुछ मैंने राइट अप दिया, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। कल हम लोगों ने बहुत इसको डिटेल में किया था कि इसमें
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में लेमन मार्केट एंड सारे मॉरल हैजार्ड, ये सारे एडवर्स सिलेक्शन, सारी चीजें पढ़ा था हम लोगों ने. सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. क्या है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द लेमन मार्केट है. ओके. रिजल्ट इन ग्रेजुअल फॉल ऑफ एवरेज प्राइस. ओके. ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ओके. यस, विड्रॉल. अच्छी गुड्स, अच्छी वस्तुएं बैड वस्तुएं अच्छी वस्तुओं को का मतलब ड्राइव आउट कर देती हैं इकोनॉमी में. एंड थर्ड इज एडवर्स सिलेक्शन इज बाय द वन पार्टी. नो. gradual withdrawal of inferior quality of. Okay, let me see. Gradual fall of. This is correct. Okay. Gradual withdrawal of better quality of product. Okay. Adverse selection by one of the parties. Yes, this is also correct. कि भाई एडवर्स सिलेक्शन हो रहा है दो पार्टीज के बीच में. एंड ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ इंफीरियर. नो, इंफीरियर क्वालिटी कैसे विड्रॉ हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी. ऑप्शन नंबर 4. ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड इट. नाउ मैच द फॉलोइंग है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन कंजम्पशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन. ओके. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब कि कोई कोई किसी का कंजम्पशन किसी को फायदा पहुंचा रहा है, यही होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन. जस्ट लाइक कि अगर दिट्स मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 4, सैनिटेशन ऑफ अ हाउस. एंड positive externality in production, it goes out to be honey cultivation. And negative in externality in consumption goes out to be riding a noisy motorcycle at midnight. And in production it goes out to be paper mill dumping waste into river. Okay. 4 1 sorry 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3. ऑप्शन नंबर ये 4 2 1, ये 3 होगा. 4 2 1 3. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो अब ये हमारा था अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द प्रेजेंट. ओके. यहाँ पे जॉन एफ नैश है, वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेस्टन, रॉबर्ट एक्सल, पॉल मिलग्रोम, जॉन मेनियार्ड स्मिथ. इसका मैंने राइट अप दिया है, यू कैन राइट इट. देखो जॉन न्यूमन की जो बुक थी वो आई थी 1944 में, एंड जॉन एफ नैश 1950 एंड 51. यू कैन सी इट. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ओके. मैंने कुछ यहाँ पे राइट अप दिया है. आप जब भी ऐसे ये ईयर्स वाले क्वेश्चन देखा करो ना, तो उसको एक पेज पे लिख लिया करो कि अच्छा. एक पेज पे लिखने से फायदा ये होगा कि आपके पास सारे चीजें कलेक्टिवली होंगी. जब जितने भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो ईयर्स वाले आते हैं, तो उसको एक पेज पे लिखो कि इसने ये वाली बुक दी थी और ये इस ईयर में आया था. और हमेशा ये क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में आता है. ट्राई टू मग अप. इसका कोई सॉल्यूशन है, इसको रटना ही पड़ेगा. मैं भी भूल जाती हूँ तो रटना ही पड़ेगा भाई. तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. BAED. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Consider the following statement: price leadership equilibrium strategy in a Nash equilibrium strategy. Okay, Bertrand equilibrium strategy, a Nash equilibrium strategy. Stackelberg, okay, monopoly, okay, okay. तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है. ये क्वेश्चन से मैं आपको अभी मैं एक बहुत जस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल में, ये आपके कवर अप हो जाएंगे. राइट. ये तो कवर हो ही रहा है, इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है ना वो सारे कवर अप हो जाएंगे. तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ ये मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रही हूँ. राइट. जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं.
तो मैं थोड़ा थोड़ा समरी दे रही हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। यू कैन, अगर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो तो मेरे साथ नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है। कूर्नो मॉडल 1838 में आया था, 1838। ये बेसिकली आउटपुट सेटिंग पे था। ये एक तरीके का चीट नोट है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि चीट नोट बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये बेस्ड होता है साइमल्टेनियस पे, कल भी हमने बात किया था साइमल्टेनियस पे। इसमें जो भी गेम खेला जाता है वो साइमल्टेनियसली खेला जाता है, साइमल्टेनियस। और इसमें जो आउटपुट सेटर्स होते हैं वो A1/R एंड नेव होते हैं। जो फॉर्म्स होते हैं वो नेव होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, राइट। टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाता है वो है N/N+1। आइडेंटिकल कॉस्ट होते हैं, आइडेंटिकल कॉस्ट होने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट इसका 0 होता है। इसमें आइसो प्रॉफिट कर्व होता है, आइसो प्रॉफिट कर्व, जिस जिस जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कर्व, रिएक्शन कर्व बोलते हैं। एंड ये कनकेव होता है, कनकेव टू द ओरिजिन। एंड रिमेंबर दैट कि ये इस प्रकार होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये रिएक्शन कर्व हो गया, मान लो यहाँ ए है तो ये ए का हो गया रिएक्शन कर्व, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये ओरिजिन लाइन के पास रहेगा ना, ये हायर सेटिस्फैक्शन देगा। क्लोजर ये अपने एक्स एक्सिस के रहेगा तो वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा, ओके, हायर प्रॉफिट देगा। और जितना दूर जाता रहेगा वो लोअर प्रॉफिट जाएगा, ओके। दिस इज व्हाट, और इसका कम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ आइसोप्रोपिक को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, यानी कि नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, यानी जो दो फर्म होते हैं वो इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं rather than joint profit maximization। इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर वो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने लगे तो मोनोपोली की तरह ट्रीट करने लगेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज rather than जॉइंट प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MR1 equals to MC1 and MR2 equals to MC2, राइट। ये कूर्नो मॉडल है। ये पूरा मैंने आपको कूर्नो मॉडल का ओवरव्यू बता दिया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कूर्नो मॉडल कहीं पे भी देखें और इससे रिलेटेड मतलब आप कुछ नई चीज मिले तो आप अपग्रेड करते रहना इसको, ओके। नाउ कम टू बर्ट्रैंड। ये 1883 में आया था एंड दिस इज बेसिकली प्राइस सेटिंग। इसमें सबसे पहले प्राइस फोकस करता है, ये मान के चलता है कि हमारे राइवल्स ने अपने प्राइसेस को फिक्स रखे होंगे, ठीक है। एंड ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की वजह से नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे फॉर्म्स आर नेव, दे कैन नॉट, नेव का मतलब क्या होता है, दे कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। और यहाँ पे जो आइसो प्रॉफिट कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन इंस्टीड ऑफ कनकेव। उसमें पूर्णों में कनकेव होता है, यहाँ कन्वेक्स होता है, यानी कुछ इस प्रकार ऐसे होता है, ठीक है। हायर
IC give the higher profit. Reaction functions जो कि आपके ISO profit curve से निकलते हैं. Conjectural variation, just एक टर्म आता है, मतलब इसी को बोलते हैं conjectural variation. यहाँ पे भी ये जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करते हैं, जॉइंट मैक्सिमाइज नहीं करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, राइट? इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट बर्ट्रेन मॉडल. नाउ कम टू थर्ड मॉडल, दैट इज चैम्बरलिन. ये बहुत ज्यादा मैं डीप में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको PYQs में मिलेंगे, तो फिर मैं दोबारा ये एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं देना पड़ेगा. चैम्बरलिन मॉडल, which is basically a small group. यहाँ पे भी नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, प्लस स्टेबल है ये, प्लस स्टेबल. दे बिहेव इन अ सोफेस्टिकेटेड मैनर. जो मतलब ये जो अपना बिहेवियर है, ये सोफेस्टिकेटेड मैनर में बिहेव करता है, मतलब ये नेव नहीं है, ये दे लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक. Sophisticated manner, firms behave in a sophisticated manner. अगर ये जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो मोनोपोली की तरह बिहेव करेंगे, राइट? नाउ कम टू फोर्थ, दैट कम्स आउट टू बी स्टैकलबर्ग. स्टैकलबर्ग, जहां पे एक लीडर होता है एंड फॉलोवर होता है, लीडर एंड फॉलोवर. ओके, लीडर एंड फॉलोवर होता है. लीडर आपका हाफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है एंड फॉलोवर 1/4 प्रोड्यूस करता है, राइट? Then comes out to be king demand curve. ये किसने दिया था? पॉल स्विजी. जहां पे आपका जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटरमिनेट मीन्स की 2 पार्ट्स में होता है, अपर एंड लोअर पोर्शन. ऐसे होता है. अपर पोर्शन इज हाईली, अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ अपर पोर्शन इज ग्रेटर देन 1 and lower portion is less elastic, less than 1. ओके, और ये ऐसा मॉडल है ओलिगोपोलिस्टिक जो कि नॉट स्टेबल है. ओके, एंड क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन ही, इक्विलिब्रियम पॉइंट ही नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इसमें जो कर्व है ना, वो आपका डिस्टॉर्टेड है, डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, नॉट स्टेबल. एंड सेकेंड, यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल. एंड हाँ, ओके, वन लास्ट थिंग आपसे पूछता है कि कौन कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कौन कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. सो 100% आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है? परफेक्ट कंपटीशन या फिर बर्ट्रेन. देन मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कूर्नो प्रोड्यूस द 1/3 इन द 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट, ऐसे करके. स्टैकलबर्ग 75% प्रोड्यूस करता है, जिसमें से लीडर, आपका लीडर एंड फॉलोवर होते हैं. तो लीडर, मैंने अभी बताया था, लीडर 1/2 प्रोड्यूस करता है एंड फॉलोवर 3/4. नाउ कम्स टू बी कूर्नो 66.67%. एंड नाउ सबसे कम आपका मोनोपोली, दैट इज 50%. ओके, सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा ओलिगोपोली मॉडल पढ़ा दिया.
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आपको कोई नया इसमें पॉइंट मिलता है तो उसको ऐड ऑन करते जाइएगा। यही तरीका है। ये ऐसे नोट्स आपके एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले हेल्पफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं चीट नोट्स नहीं बनाया हमने तो एग्जाम के पहले मुझे पूरा थ्योरी फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं रहता है, राइट? तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो एज यू सी द मैंने आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, चीट शीट। एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के पास बात कोई ना कोई चीट शीट आपको दी जाएगी। मेक श्योर कि आप इस चीट शीट को खुद से अपग्रेड भी करते रहें, राइट? खुद से अगर कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो आप खुद से ऐड ऑन करने के लिए कैपेबल हो। जब भी आप PYQs लगाओ ना, तो ऐसा करो कि कुछ अगर न्यू टर्म्स मिला, बर्ट्रैंड में मिला या कुर्नो में मिला या किसी भी ओलिगोपॉलिस्टिक मॉडल में, तो आप इस शीट को अपडेट कर सकते हो, राइट? द मोटिव इज ओनली कि आपके एग्जाम से पहले ये रिवाइज आप अच्छे से कर लो और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और चीट शीट अपना खुद से बिल्डअप करने की कोशिश करो। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेम सेम सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मॉडल, बोर्ट्रेंड, अभी सारे क्वेश्चंस तो हमने तो बहुत थॉरली कर लिए हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने सारे मॉडल्स को बहुत डीपली पढ़ा है, राइट? सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मॉडल, बोर्ट्रेंड मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, ओके, ओलिगोपोली मॉडल। So the producer first set the price of a product and produce the output. पहले प्राइस सेट कर रहा है, तो प्राइस सेटिंग मॉडल है, राइट? प्राइस सेट कर रहा है तो दैट गोज टू बर्ट्रेन, दैट मीन्स बी। एंड परफेक्टली कॉम्पिटेटिव जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, दैट गोज टू ए। एंड Stackelberg, it recognize the concept of interdependence, okay, oligopoly, जहां पे few competitive firms in the market, that is D, and this is C. आप देखो, कंफ्यूजन ये है कि अगर ये बर्ट्रेंड स्टैकलबर्ग मॉडल में भी हमने अगर C का 1 लगा सकती हूँ। क्यों लगा सकती हूँ? क्योंकि मुझे पता है स्टैकलबर्ग आपका सिक्वेंशियल है, राइट? लेकिन यहाँ पे बात किया है आपका कि प्राइस सेट कर रहा है, सबसे पहले प्राइस सेट किया जा रहा है, देन मूव किया जा रहा है, राइट? तो स्टैकलबर्ग इज द एक्सटेंशन ऑफ कूर्नो, वहां पे आउटपुट सेट किया जाता है। तो आप ऐसा मिस्टेक मत करना कि C का 1 लगा देना अगर ऑप्शन में दिया रहे, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। सो व्हाट आर द ऑप्शंस राइट नाउ? ए का है थर्ड, बी का है 1, सी का है 2 एंड डी का है 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सो ऐसे आपको करना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से अगस्त 2024 स्टार्ट हो गया है। मेक श्योर कि आप सारे नोट्स बनाते जा रहे हो और उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखते जाना। और जब भी ये रिकॉर्डिंग देखना तो सबसे पहले इसको पॉज करना, अपने आंसर्स देना, देन अपने आंसर्स को मेरे आंसर से एनालाइज करना। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ मार्केट जनरेट अ साइड इफेक्ट और एक्सटर्नैलिटी, देन द मार्केट एलोकेशन आर एफिशिएंट। ओके, इफ अ मार्केट जनरेट अ साइड इफेक्ट और एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट करता है तो मार्केट एफिशिएंट होता है? नहीं। एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट करता है तो मार्केट एफिशिएंट नहीं होता है, इनएफिशिएंट होता है। इन अ मार्केट इज एफिशिएंट If a market is efficient, then the quantity produced in the market maximizes both consumer and producer surplus. Yes, this is correct. अगर मार्केट एफिशिएंट है तो दोनों आपका कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होगा। नाउ मूव ऑन टू सी। कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर विलिंगनेस टू पे माइनस सेलर कॉस्ट। नो नो नो, सेलर कॉस्ट कहाँ से आ गया? कंज्यूमर सरप्लस इज willingness to pay minus प्रोडक्ट प्राइस, या जितना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, राइट? प्रोडक्ट प्राइस।
ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, तो दिस इज रॉन्ग. Nash equilibrium is the concept implies that each player chooses the best strategy. Yes, हमने पढ़ा है, हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया है कि Nash equilibrium is all about best response. तो देख रहे हो, सारे कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. तो आप अगर 2 3 4 साल के भी पेपर ना बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, तब आपके 70% सिलेबस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा डैम श्योर. क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो हम पूरा माइक्रो सिलेबस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइक्रो सिलेबस स्टार्ट करते हैं. नहीं भाई, हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी, हार्डवर्क विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम करना है. ओके, तो दिस वन इज करेक्ट. Competitive market is Pareto efficient. Yes, this is also correct. So option is B, BDE, BDE, BDE. Option number 4 is correct. Okay. Now move to the next question. ये मैंने कुछ write up दिया है. You can see it. आप read कर लेना. As a Walras law, the sum of excess demand for money, bond and current output must equal to 0, 1, more than 1. No, it's 0. वॉलरस कहता है कि सम ऑफ एक्सेस डिमांड फॉर मनी, बॉन्ड, करंट आउटपुट, सबको जब इन सबको मिला दोगे ना, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है मैं इसमें ऐड की हूँ, इसको पढ़ लेना. नथिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस वॉलरस यही बोलता है कि जब हम एक्सेस डिमांड फॉर मनी, एक्सेस डिमांड फॉर बॉन्ड, एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स सबको ऐड ऑन करेंगे तो ये हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is okay. When the price consumption curve PPC for a good is parallel to horizontal axis. Okay, PPC is parallel to horizontal axis. The demand function, yes, it is correct. हमारा price consumption curve क्या होता है? ये जब ये यूनिटरी होता है तो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, तो ये करेक्ट है. गिवन log d अल्फा, the elasticity of log d with respect to log p is y. ओके, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो ये आएगा. हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी करेक्ट है. जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपका ऑप्शन वाई, ये वाई ही आएगा. द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इन कीनेशियन सिस्टम 0, 1. ओके, ओके, एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करता है. हाँ, ये भी सही है. किनेशियन बोलते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. The fixed cost curve is a rectangular hyperbola. Fixed cost curve? No. Average fixed cost curve is rectangular hyperbola. Right? Fixed cost curve तो हमारा ये horizontal होता है ना. Total fixed cost. Right? So this is wrong. Option है A, B, C. A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Option number 3 is correct. Okay? Now move on to next question. The production function Q. ओके, आपको होमोजीनियस पूछना है, तो मैंने आपको बताया कि होमोजीनिटी निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों फैक्टर को स्केल अप कर दो किसी एक कांस्टेंट फैक्टर से. अगर वो फैक्टर आउट हो जा रहा है, और फैक्टर आउट होने के बाद जो उसका डिग्री है ना, वो डिटरमाइन करता है होमोजीनिटी डिग्री. अगर वो फैक्टर आउट हो रहा है तो होमोजीनियस है, और उसका जो पावर है वो डिग्री डिटरमाइन करता है. तो लेट्स चेक कि ये क्या है, होमोजीनियस है कि नहीं. ओके, एल के upon L plus K. Okay. Then we scale up labor and capital with lambda. Labor lambda L, capital lambda K. So it's come out to be lambda L, lambda K upon lambda L plus lambda K. ये हो जाएगा lambda square L K upon lambda L plus K. ये कट गया, इसके पावर कट गया, यानी कि लैम्डा 1 और ये क्यू हो गया. तो ये होमोजेनिटी एट डिग्री 1, होमोजीनियस एट डिग्री 1, होमोजीनियस एट डिग्री 1. यस, 0 नहीं, 1/2 नहीं, 2 नहीं. ओके, तो ऐसे हमेशा, ऐसे जैसे होमोजीनियस के क्वेश्चन आए कि होमोजीनियस बताओ, तो उसमें दोनों फैक्टर्स को आप स्केल अप कर देना, और अगर वो फैक्टर्स
अगर वो फैक्टर आउट हो जा रहा है तो होमोजीनियस है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following item in order of constructing starting from the first stage to the last stage. हमें अच्छा हमें बताना है जैसे कि हम कोई एनालिसिस करते हैं ना, यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, तो जिसमें हमें पूछा जाता है कि ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल बताओ एक्स एंड वाई। ठीक है, डिमांड एनालिसिस करो तो ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए। यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। तो सबसे पहला तो हमारा बी आ गया। इसके बाद हम हमारे पास सेकेंड थिंग इंडिफरेंस कर्व, इस फंक्शन से हम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज करेंगे, राइट। तो इसके बाद हमारा बी आ गया, देन इंडिफरेंस कर्व मिल गया। अब हम क्या डिसाइड करेंगे, बजट लाइन। बजट लाइन ये आ गया बजट लाइन, या IC1 IC2 IC1। ठीक है, नाउ थर्ड इज व्हाट, बजट लाइन। क्या बजट है हमारा, क्या बजट है, हम ऐसे लिखते हैं ना, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इक्वल्स टू एम। ये क्या है हमारा कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट डिटरमाइन कर। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया जहां पे हमारा एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के बराबर हो गया, राइट। नाउ लास्ट थिंग इज कि इसको जब बराबर इन सबको इक्वल कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिलेगा, ऑप्टिमम बंडल ऑफ एक्स एंड वाई। तो यानी डिमांड कर्व मिलेगा, दैट इज सी। बी डी ए ई सी, बी डी ए बी, नो ये तो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से, बी डी ई नो, बी डी ए ई सी, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, ये मैंने थोड़ा इसका राइट अप दिया, यू कैन रीड इट। ओके, नाउ देखो कि गेम थ्योरी से हमने लास्ट क्लास में गेम थ्योरी का ओवरव्यू पढ़ा था और चीजें सीखी थी कि कैसे कैसे हमने सॉल्व करना है। अब देखो गेम थ्योरी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका यूजीसी नेट पेपर हार्ड आता है तो डैम श्योर गेम थ्योरी के क्वेश्चन वो हार्ड बना देगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये 3 स्ट्रैटेजी देख के तो घबरा जाएंगे, बोलेंगे मैंने तो भाई 2 पे ऑफ तक पढ़ा था। ठीक है, 3 स्ट्रैटेजी दे दी, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट में ये बहुत इजी है, अभी मैं करने वाली हूँ इसको। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जहां पे दो गोले एक साथ हो जाए वहां पे ये आपका ये नैश इक्विलिब्रियम होता है। यस, इट साउंड्स लाइक कि क्या मैम बोल रही है, 2 गोले एक साथ हो जाए। यस, देखो कैसे होता है। देखो, प्लेयर 1 ऑलवेज रिमेंबर कि प्लेयर 1, हम अगर प्लेयर 1 यहाँ लिखा है, ये हमेशा रो वाइज चलेगा, इसके चलने का तरीका रो वाइज होगा। प्लेयर 2 अगर वो ऐसे लिखा है, ये हमेशा कॉलम वाइज चलेगा। ठीक है, अब बेस्ट रिस्पॉन्स यानी मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैं क्वेश्चन को कितना छोटे छोटे भाग में तोड़ती जा रही हूँ, तोड़ती इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले ए की स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेट मी इरेज ऑल दिस। ए की स्ट्रैटेजी, ए के पास है, सॉरी प्लेयर 1 के पास है A1 A2 A3, ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले रो वाइज देखो, 4 3 5 4 सॉरी 4 4 3 5 2 3 4 एंड 5 3 3। तो सबसे पहले इन सब में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 3 5, यानी 5 2 3 4 4 5 5 3 3, दैट इज 5। अब हम कॉलम वाइज चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। ओके, पहले हमने रो वाइज चला, ऐसे 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 ऐसे।
अब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, तो 2 1 0 कौन सा सही है भाई, कौन सा मैक्सिमम है, 2। यानी ये क्या कर रहा है कि प्लेयर 1 प्लेयर 2 को स्ट्रैटेजी दे रहा है, तो वो प्लेयर 2 उसके स्ट्रैटेजी में से भी ना मैक्सिमम चूज कर रहा है, राइट। 5 2 4 दैट इज 5, 2 4 1 दैट इज 4। अब देखो यहाँ पे जहां पे दो गोले एक साथ आ गए ना, वहां पे हो गया तुम्हारा नैश इक्विलिब्रियम। यानी ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जहां पे नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया है, दैट इज A3 एंड B2। ठीक है, आपने निकाल लिया। अब देखो ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए, A3 B2 4 4 यस। अब ये तो जाना ही नहीं है, A3 B2 3 1 नो, इट्स कम आउट टू बी 4 4 A3 B2। ओके, तो ऐसे ही गेम थ्योरी के क्वेश्चंस को किया जाता है। रिमेंबर दैट, पहले रो वाइज देन कॉलम वाइज। दो गोले जहां एक साथ हो वहां नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने अगस्त 2024 के क्वेश्चन कर लिए। अब हम मूव करते हैं 2023 के शिफ्ट 1 पेपर पे। ओके, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आज, जल्दी जल्दी, ये बहुत क्वेश्चंस हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है, ऑलवेज रिमेंबर नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू, एट द एंड नॉट ट्रू ही होना चाहिए, ट्रू मत लगा के आ जाना, ये बहुत सिली मिस्टेक है। नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ढूंढना है कौन सा गलत है। इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कॉन्वेक्स, हाँ। बोर्ड इनवर्ड, यस, अंदर की तरफ होता है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स दैट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज राइट एंगल, यस। जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट होता है उसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, एल के शेप में होता है, एल शेप में। इंडिफरेंस कर्व फॉर टू गुड्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, यस करेक्ट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपका ऐसे होता है। नाउ इंडिफरेंस कर्व फॉर टू नॉर्मल गुड्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट अवे, नो। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट अवे, नो। नॉर्मल गुड्स का हमेशा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 is the right option. Okay, now move on to next question. Which of the following is not true in case of producer equilibrium? ठीक है, हमें not true बताना है कि producer equilibrium के केस में क्या है। producer equilibrium थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। ये होता है लीस्ट, जहां पे वो उसका कॉस्ट मिनिमम हो रहा है, राइट। कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर मिनिमाइज करता है। तो कहाँ करेगा, देखो, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन of labor and capital equals to marginal product of labor upon marginal product of capital equals to del Q by del L upon del Q by del K। Q कैंसल आउट हो गया, तो del K by del L equals to change in capital upon change in labor equals to W by R। ये हमने लिख लिया। जब भी ना क्वेश्चंस ऐसे देखा करो, डायरेक्ट ऑप्शन के पे जंप करने से पहले अपने पेज पे ना ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लो। इसी को कहते हैं देख के चीटिंग करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे एल के है। अब जब यहाँ पे एल के है ना, तो हमने यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल ऐसे लिया, और यहाँ पे देखो चेंज इन कैपिटल और चेंज इन लेबर है। और अगर यहीं पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के एल होता, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डी क्यू बाई डी क्यू बाई डी एल इक्वल्स टू डी एल बाई डी के, सब रिवर्स हो जाता, आर बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपको देखनी है क्वेश्चन में। तो लेट्स चेक करते हैं कि क्या है। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एल के, हाँ ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसी को अगर मैंने रीअरेंज कर लिया तो ये बन जाता है पर रुपी मार्जिनल प्रोडक्ट
इक्वालिटी। क्या मैंने बोला? पर रुपी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वालिटी। करेक्ट। अब यहाँ ऑप्शन नंबर 4 पे देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एल के है, आर डब्ल्यू लिखा है। नो नो नो, आर डब्ल्यू नहीं होगा यहाँ पे। अगर के एल होता तो आर डब्ल्यू होता, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। क्लियर है? इसी को कहते हैं देख के चिटिंग करना। आपने सारी चीजें लिख ली और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ कम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A game in which the gain or loss of one player of a firm do not come at expenses or okay equal benefit। इक्वल, इसको कहते हैं नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम नहीं, कल की क्लास में मैंने आपको दो टाइप ऑफ गेम, दो टाइप्स बताए थे, जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम। गेम थ्योरी में बताया था। तो जीरो सम गेम क्या होता है? एक का नुकसान एक के फायदे के बराबर है, यानी कि लॉस इक्वल्स टू गेन। और नॉन जीरो सम गेम क्या होता है? जहां पे या तो म्यूचुअल लॉस हो रहा है या तो म्यूचुअल गेन हो रहा है, जिसको हम बेनिफिट बोल देते हैं। तो यहाँ पे इक्वल बेनिफिट हो रहा है तो नॉन जीरो सम गेम है। ये मिक्स्ड गेम और बैलेंस्ड गेम नहीं। ओके। The condition of preferring a risky income to a certain income with the same expected value referred as। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बता देती हूँ, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप कैपेबल होगे करने के लिए। सो मैं इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दे देती हूँ कि क्या होता है रिस्क, लविंग, अवर्स, न्यूट्रल। ओके, सो रिस्क अवर्स ना ऐसा पर्सन होता है जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, यानी ये प्रेफर करता है, प्रेफर्स अ सर्टेन इनकम ओवर और रिस्की इनकम। ठीक है, रिस्की इनकम के बदले वो कोई सर्टेन इनकम लेना प्रेफर करता है विद द सेम, मेक श्योर आप लिखते जा रहे हो, विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें जो यूटिलिटी कर्व होता है हमारा, यूटिलिटी कर्व, ये हमेशा कनकेव शेप में होता है, कनकेव शेप में। ओके, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ वेल्थ। अगर इसको, हाँ, इसको डेरिवेटिव फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, इज लेस देन जीरो। और मैथमेटिकली ये डिनोट होता है यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ is greater than expected utility of wealth, expected utility of wealth, right, is greater than expected utility of wealth। यानी कि रिस्क अवर्स ऐसा पर्सन होता है जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है। ठीक है, नाउ सेकेंड, रिस्क लविंग। रिस्क लविंग, जिसको हम रिस्क सिकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये, इसको रिस्क लेना बहुत पसंद है। ये क्या करता है? ये प्रेफर करता है, प्रेफर और रिस्की इनकम। ठीक है, रिस्की इनकम टू अ सर्टेन इनकम। ठीक है, रिस्की इनकम टू अ सर्टेन इनकम विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू, विद द सेम
एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये रिस्क लविंग है, इसको रिस्क लेना पसंद है। तो इसमें जो यूटिलिटी कर्व होता है ना, यूटिलिटी कर्व, ये आपका कन्वेक्स होता है। ऊपर कनकेव था, ये कन्वेक्स होता है। ये कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा। और यूटिलिटी इसका जो स्लोप है विच इज ग्रेटर देन 0। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकली ये डिनोटेड होगा यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ इज लेस देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। मतलब इसको इन फ्यूचर में ना पैसे ज्यादा कमाने की बहुत चाहत है। ठीक है, इसीलिए वो अभी रिस्क ले रहा है। रिस्क न्यूट्रल, रिस्क न्यूट्रल ऐसा बंदा है ना जिसको ना तो बहुत ज्यादा फायदे में इंटरेस्ट है, ना ज्यादा रिस्क में इंटरेस्ट है। मतलब ना फायदे में इंटरेस्ट है, ना तो वो इनकम में इंटरेस्ट, वो दोनों में इंडिफरेंट है कि भाई मुझे लेना है कि नहीं लेना है, रिस्क, ये इंडिफरेंट है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इंडिफरेंट बिटवीन risky income and certain income। इन दोनों में एंड इन सर्टेन इनकम, इन दोनों में ये इनडिफरेंट है, कंफ्यूज्ड है, इसको बोल सकते हैं। इनडिफरेंट है मतलब नहीं प्रेफर कर रहा है विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, इसमें जो यूटिलिटी कर्व होता है, इसमें जो यूटिलिटी कर्व होता है वो लीनियर होता है एंड इसका जो स्लोप होता है विच इज इक्वल्स टू 0। और मैथमेटिकली यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। क्लियर? सो ये अब आने वाले जो टाइम में अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने बहुत अच्छा थॉरली इसको पढ़ लिया है, तो आप कैपेबल होगे करने के लिए, राइट? सो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन। द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग रिस्की इनकम। ओके, रिस्क लेना पसंद है टू अ सर्टेन इनकम विद द सेम एक्सपेक्टेड, ये तो लविंग है भाई। ठीक है, प्रीमियम ऐसा कुछ है नहीं टर्म। ठीक है, ये एक ऑप्शन यूजीसी नेट वाले ना ऐसे ही देते कि वो बाइफरकेट हो जाएंगे। सो मैंने इसके साथ चीट शीट दिया है, राइट? रिस्क अवर्स, रिस्क लविंग, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क प्रीमियम क्या होता है ये। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash arises with the firm can produce any combination of two output. Okay, two output more cheaply than could two independent firm that each produce a single output. Okay, this is what? This is economies of scope, कि जब कोई फर्म जॉइंटली दो गुड्स को बना रहा है तो वो सस्ते में बना रहा है, इंस्टीड ऑफ दो अलग अलग फर्म दो अलग अलग प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्शन कम है, जॉइंट प्रोडक्शन में कम पैसा लग रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल प्रोडक्शन। यही आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है, होता है। मैंने इसमें कुछ राइट अप दिया है, यू कैन रीड इट कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे दे तो आप उसको कर सकते हो, राइट? कि अगर एस इज ग्रेटर देन 0 तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है, लेस देन 0 तो डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने कितनी बार मतलब आपको एक चीज बता दी, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। ओलिगोपोली, बोर्ट्रेंड क्या है? In which oligopoly model the firm produce homogeneous goods and each firm treat the price of its competitor। ये तो बहुत सिंपल है, प्राइस ऑफ इट्स कंपटीटर इज फिक्स्ड, ये प्राइस सेटिंग है, दैट इज बोर्ट्रेंड। अब यहीं पे आउटपुट सेटिंग कर देता तो दैट इज कोडनो। ठीक है, अगर यहीं पे आउटपुट सेटिंग विद साइमल्टेनियस की जगह सिक्वेंशियल कर देता तो दैट इज स्टेकलबर्ग। ठीक है, स्विजी मॉडल तो नहीं है एकदम। तो देख रहे हो कि एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए।
Okay, now move on to next question. Find the elasticity of substitution of a constant elasticity of substitution. Okay, sigma find करना है when the substitution parameter lies between 0 and infinite. ओके सो एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्वेश्चन और भी है, वो आप खुद से कर लेना। मैं इसका पूरा बता देती हूँ, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो जो हमारा CES प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो बेसिकली आपको बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, between capital and labor is constant. ठीक है, वो constant है। इसका मतलब क्या है? That is, it does not depend on the input ratio पे डिपेंड नहीं करता। input ratio अगर अब इसको मैथमेटिकली प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन फंक्शन कैसे दिखता है? मैथमेटिकली इसका प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू A ब्रैकेट में डेल के रो, इसको रो बोलते हैं, प्लस 1 माइनस डेल L टू द पावर रो 1 अपॉन रो। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ दे देता है। आने कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा कि ऐसे लिखा हुआ देता है और वो आपसे पूछता है ए क्या है, के क्या है, रो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि हर एक इसके पैरामीटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए हमारा बेसिकली, ये तो आपको पता है, क्यू आपका आउटपुट है, ए आपका इफिशियंसी पैरामीटर है, इफिशियंसी पैरामीटर, एंड या फिर इसको हम स्केल पैरामीटर कह सकते हैं। ओके, डेल आपका शेयर ऑफ कैपिटल है, शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा भी दे सकता है। एंड 1 माइनस डेल आपका शेयर ऑफ लेबर है, शेयर ऑफ लेबर, राइट। एंड रो आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, ये आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है। नाउ आपका जो आउटपुट इलास्टिसिटी है, दैट इज सिग्मा, ये रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन 1 माइनस रो। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियसली होकर के ध्यान रखनी है कि अगर जब यहाँ पे अगर ये माइनस दे देता है, व्हाट आई से कि यहाँ पे इसने माइनस दे दिया, राइट, तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये आपका प्लस में बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं दिया है तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस रो। ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन में होता है। अगर माइनस दे दिया तो वो प्लस में होगा, और माइनस नहीं है तो 1 अपॉन 1 माइनस रो जैसे था वैसे ही रहेगा, राइट। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका जो रो की वैल्यू है 0 एंड इन्फानाइट के बीच में लाई कर रही है, 0 एंड इन्फानाइट के बीच में लाई कर रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 0.2 रो की वैल्यू, तो सिग्मा क्या होगा? 1 upon 1 minus 0.2, it's come out to be 1 upon 0.8, it's 1.25। मान लेते हैं, अब बढ़ा करके, क्योंकि इन्फानाइट है, मैंने ले लिया 0.1, बढ़ाना है ना मुझे, 0.9 बढ़ाना है मुझे, 0.9 ले लिया रो की वैल्यू, तो 1 upon 0.9 इक्वल्स टू 1 upon 0.1, दैट कम आउट टू बी 10। तो अब देख रहे हो कि जैसे जैसे हम रो की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सिग्मा इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि विच इज सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, एक से बढ़ रहा है। सो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या है। अगर 0 से इन्फानाइट के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 नहीं, इन्फानाइट नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके मैंने दिया है। अगर रोकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब आपका रो की वैल्यू 0 होता है, ये पूछता है कि कॉप डगलस कब होगा, लीनियर, लेओन्टिफ, इलास्टिक एंड ऑल, ये देख लेना आप। ये मैंने आपको चीट शीट दिया है। नाउ फिर से नैश इक्विलिब्रियम देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड। यू कैन डू इट बाय योर ओन नाउ। देखो ओलिगोपॉली रिपीटेड। ठीक है, मैंने राइट अप दिया है, खुद से कर लोगे, बहुत इजी है। ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ये शिफ्ट 2 पे आ गए अब हम। ठीक है, वो शिफ्ट 2 1 था, अब 2 पे आ गए। In the case of two goods for which the MRS is zero infinite, infinite और zero, ये आपका केस होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और नॉर्मल गुड्स एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये मैंने दिया हुआ है कि ये कब कब होता है। ये दिस इज अ चीट शीट। ये सारे जो चीट शीट दे रही हो ना, इसको आप एक तरफ से गैदर करते जाओ, और जब भी आप जहां पे भी बैठो अपने टेबल, स्टडी टेबल के पास वॉल पे इसको लगा दो। इसको अपग्रेड करते जाओ अगर तुम्हें कुछ नई चीज दिख रही है तो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इट बाय योर ओन नाउ बिकॉज इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी इन विच अ कंज्यूमर विशेष टू ओन एन एक्सक्लूसिव, ओके, यूनिक गुड। अगर कोई कहीं पे लिखा हो रेयर, यूनिक, या फिर मतलब रेयर, यूनिक, हाँ, तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं, स्नॉब इफेक्ट होता है। ठीक है, कि किसी को, कंज्यूमर को रेयर और यूनिक गुड्स लेने खरीदने का शौक है, राइट। यू कैन से बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, जो सभी कर रहे हैं वो मैं भी कर रही हूँ। टकीला इफेक्ट एंड पीगू इफेक्ट, ये आपका ट्रेड एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा चीट शीट दिया हुआ है, यू कैन रीड इट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर नैश इक्विलिब्रियम आ गया, यू कैन डू इट बाय योर ओन। देखो एक कंसेप्ट बता दिया, कितने आ गए, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे इंटरलिंक्ड है सारा पेपर। ये भी देखो सेम, यू कैन डू इट, हमने बता दिया आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ फेयर गेम और अ फेयर बेट। ठीक है, द एंट्री ऑफ अ फेयर गेम और फेयर बेट, यानी कि फेयर चल रहा है, राइट। द एंट्री ऑफ अ फेयर बेट इज 0, ओके। द पर्सन हु एक्सेप्ट अ फेयर बेट इज कॉल्ड अ रिस्क, नो, फेयर फेयर करा है तो वो रिस्क लवर कैसे हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम द बेट इज इक्वल्स टू, ये करेक्ट है, हमने पढ़ा था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है। फेयर का मतलब क्या है, दोनों, मतलब वो न्यूट्रल है, जस्ट लाइक की। ठीक है, फेयर बेट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों की सेम होगी। A person who refuses a fair when no, रिस्क अवर्स होगा वो। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि द एंट्री ऑफ फेयर बेट इज 0, ये हम कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, मतलब वी कैन नॉट से दैट कि वो 0 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, क्या हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम फेयर बेट को 0 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन में ए कहीं 3 ऑप्शन देता है, ए सी ई, तो हम ऐसे लगा सकते थे कि हाँ हो सकता है कि 0 हो, बट नहीं है, तो सिर्फ और सी ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू, ये 3 नहीं है, ये 4 है। ओके, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये किसने दिया था, मार्शल, और बहुत सारे लोगों ने दिया था, जस्ट लाइक मार्शल ने क्वाजाई रेंट पे दिया था, क्वाजाई रेंट, राइट। तो ये क्या कहता है, मार्शल क्या कहता है कि जो रेंट है ना, वो सारे फैक्टर से मुझे मिलता है, जितने भी फैक्टर्स है वो रेंट जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। और रेंट लॉन्ग रन नहीं, शॉर्ट रन कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, अब देखो इतना चीज मुझे, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपने माइंड में कि अच्छा, मैंने मार्शल का पढ़ा था कि रेंट लॉन्ग रन नहीं शॉर्ट रन है, और सारे फैक्टर जनरेट कर सकते हैं, ऐसी चीजें, ट्रांसफर अर्निंग आपका अनयूज फैक्टर का 0 होता है, तो ऐसे करके मैंने अपने, अभी मैंने ऑप्शन में गई नहीं हूँ, राइट। अब
क्रिएट कर लिया मैंने माइंड में, नाउ मैं ऑप्शन पे जा रही हूँ, ठीक है। ऑल द फैक्टर में अर्न रेंट, यस। रेंट कैन ओनली बी अर्न इन द, नो, लॉन्ग रन नहीं, शॉर्ट रन में भी, ठीक है। ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अनयूज्ड फैक्टर इज 0, यस, ये हो सकता है, ओके। ओनली लैंड कैन, नो, बिल्कुल नहीं, लैंड नहीं। एंटायर अर्निंग ऑफ अनयूज्ड फैक्टर इज इकोनॉमिक रेंट, ठीक है। एंटायर अर्निंग ऑफ अनयूज्ड फैक्टर इज, यस, इकोनॉमिक रेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सी ई ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। देखो फिर से बर्ट्रेन एंड ओलिगोपोलियन मॉडल आ गए, ये तुम कर लोगे, डू इट बाय योर ओन, खुद से करना, ठीक है। ट्राई करना इसको। ये भी मैंने कल इसको बहुत अच्छे से बताया था, प्रिंसिपल एजेंट, मॉरल हैजार्ड, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या होता है कि अब ये बताता है कि अगर कोई भी रिसोर्सेज है उसका एक्सेसिव यूज होगा तो वो एग्जॉस्ट हो सकता है, ठीक है। इससे बेटर है कि उस पर प्रॉपर्टी राइट डिफाइन किया जा सके, ठीक है। यूज ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन डिजायरेबल, तो ये आपका सी का 1 हो गया। अब मुझे दिख रहा है जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो अगर एक ही ऑप्शन से मैच हो सकता है तो मैच कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, मॉरल हैजार्ड, वन एक्शन आर अनऑब्जर्वेबल है। मॉरल हैजार्ड क्या है? हिडन एक्शन है ना, देखो यहाँ एक्शन लिखा है। लेमन प्रॉब्लम, सेलर हैव द बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, an individual pursue his or her own goal rather than the goal of the employee, ये आपका प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो गया। एंड लेमन मार्क है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेना, देख लेना। सो दैट इज इट ऑन टूडेज वीडियो। हमने 2 साल के या 3 साल के सारे PYQs बहुत थॉरली से देख लिया। सो इससे हमने क्या सीखा, मैं आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो आप अभी कर सकते हो। वो है 3 आवर्स। ये क्या है 3 आवर्स? रिवाइज, रिकॉल, रिविजिट, ये आप सर्कल फॉलो करोगे। अब ये क्यों करना है? क्योंकि अगर आप कोई चीज को रिवाइज करते जाओगे तो वो स्ट्रांग होगा, एंड साथ साथ रिकॉल भी करना है। अगर आपने ये दोनों अच्छे से कर लिया तो आपको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमने रिवाइज कर लिया और क्वेश्चन को देखते हुए रिकॉल कर लिया तो हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सही निकलेंगे, राइट। और जब नहीं सही है तो हम रिविजिट कर लेंगे कि यार फिर से देख लेते हैं उस टॉपिक को। तो ये सर्कल आपको फॉलो करने हैं, रिवाइज, रिकॉल, रिविजिट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, हमने ये देखे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से ही आया। तो जब भी पढ़ो तो उसके आसपास का सारा चीजें पढ़ लेना, ठीक है। मेक श्योर कि सारे कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, आसपास के सारे। और PYQs एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन को एनालाइज करते जाना, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ना, जैसे कि अभी हमने क्या बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, तो मेक श्योर आपके 3-4 साल के भी अगर आप PYQs अच्छे से लगा लोगे तो 70% ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, या 70% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे मॉक्स क्वेश्चंस मिलेंगे एंड प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।